मेरा नाम अनुनय शर्मा, चैनल का नाम अनुनय एकेडमी और आप सबका स्वागत है इस चैनल के ऊपर। आज हम बात करेंगे फिजिक्स के एक इंपॉर्टेंट चैप्टर की जिसका नाम है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन कोई बेसिक्स बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत आसान भी है, लेकिन आज हम बेसिक्स के ऊपर बहुत डीपली बात करेंगे। चलिए समझते हैं। ये चैप्टर को समझने के लिए बहुत जरूरी है कि हम समझें न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है। लेकिन न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को समझने से पहले बहुत जरूरी है हम कुछ टर्म्स समझने। क्या टर्म्स जो इसमें इस्तेमाल हुई हैं? इसमें एक टर्म यूज हुई है दिस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और दूसरी यूज हुई है इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सो पहले हम ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब समझ लेते हैं, फिर लॉ तो बहुत आसान है। कैसे है इसका मतलब, क्या मतलब है इसका, आइए समझते हैं। लेटर से मैं कोई चीज लेता हूं, लेटर से मैंने कोई क्वांटिटी ली, एक एक्स। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल का साइन होता है ऐसे, प्रोपोर्शनलिटी साइन इसको कहते हैं। लेटर से ये किसी और क्वांटिटी यानी ए के प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि अगर a की वैल्यू बढ़ेगी तो x की वैल्यू भी बढ़ेगी। लेकिन सवाल हुआ कितना, क्योंकि ये प्रोपोर्शनल है, यानी जितने फैक्टर से a की वैल्यू बढ़ेगी उतने ही फैक्टर से x की वैल्यू बढ़ जाएगी। प्रोपोर्शनल मतलब रेशो, a जिस रेशो में बढ़ेगा x भी उसी रेशो में बढ़ेगा। a मान लेते हैं a ट्वाइस हो गया, दो गुना हो गया, तो x की वैल्यू भी ट्वाइस हो जाएगी, ये दो गुना हो जाएगी। ये आपको बात समझ में आया? अगर a मान लेते हैं हाफ हो गया, यानी 1/2 हो गया, 1/2 ऑफ a, तो भाई x की वैल्यू भी 1/2 हो जाएगी। अगर a 5 टाइम्स हो गया, 5 ऑफ a, तो x की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी? 5x। हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि अगर एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी भी उसी फैक्टर से बढ़ रही है, जिसका मतलब होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब डायरेक्टली रिलेटेड। एक के ऊपर जो फर्क पड़ेगा वही फर्क दूसरे के ऊपर भी पड़ेगा, और उतना ही पड़ेगा जितना पहले के ऊपर पड़ रहा है। अगर a बढ़ गया तो x बढ़ गया, अगर a कम हो गया तो x की वैल्यू भी उतने ही प्रोपोर्शन से कम हो जाएगी। तो आपको समझ में आया होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता क्या है। अब समझते हैं हम इसका मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब होता है। ओके, इसी को मैं ले लेता हूं। ये जो x है, ये जो x है, मान लेते हैं ये x जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसी के b मान लेता हूं इधर। x इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू b। अगर ये x इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू b है तो क्या होगा? ओके, x अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू b है तो क्या मतलब है इसका? इनवर्सली का मतलब होता है बेटा उल्टा। इनवर्सली का मतलब क्या होता है? उल्टा। ओके, उल्टा का मतलब है अगर b की वैल्यू बढ़ जाएगी तो बढ़ने का उल्टा कितना होता है? बढ़ने का उल्टा, सॉरी, कितना नहीं, क्या होता है? बढ़ने का उल्टा होता है कम होना। तो भाई x की वैल्यू कम हो जाएगी। अगर b की वैल्यू बढ़ गई तो x की वैल्यू कम होगी, उतने ही फैक्टर से, उतने ही फैक्टर से। अगर b की वैल्यू कम हो जाएगी तो कम होने का उल्टा क्या होता है? बढ़ जाना। तो उतने ही फैक्टर से x की वैल्यू बढ़ जाएगी, यानी अगर एक क्वांटिटी कम हो रही है तो दूसरी बढ़ रही है उतने ही फैक्टर से, और अगर एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी कम हो रही है उतने ही फैक्टर से। इतनी बात समझ में आ गई? सो डायरेक्टली का मतलब है एक में एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक कम होगा तो दूसरा भी कम हो जाएगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब है अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा कम हो जाएगा, और अगर एक कम हुआ इधर राइट हैंड साइड वाला, तो दूसरा यानी लेफ्ट हैंड साइड वाला ये जो है, ये अगर ये कम हुआ तो ये बढ़ जाएगा, और अगर ये बढ़ गया तो ये कम हो जाएगा। ये बात समझ में आई? हाँ, अब चलते हैं लॉ के ऊपर। अब लॉ हो जाएगा बहुत आसान। लॉ ये क्या कह रहा है? लॉ कह रहा है भाई कि इसको मैं मिटा दूं, समझ में आ गया? आपने स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो, इसका मतलब क्या है। चलिए, नहीं तो पॉज करके ले लेना। अब हम समझते हैं इस लॉ को। अब आपको बहुत आसानी से ये लॉ समझ में आ जाएगा। ये लॉ कह रहा है कि भाई एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट। अब शुरू करते हैं लॉ। अब आए चैप्टर पे। इस यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, हर ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रहा है। इतनी ही बात करते हैं पहले, और इतनी ही बात को पहले बेसिक समझ लेते हैं। इतनी ही बात को पहले हम कवर करते हैं। एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट विद ए फोर्स। यहां तक की बात कर लेते हैं। क्या मतलब हुआ इसका? भाई इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं कोई यहां एक ऑब्जेक्ट लूं यूनिवर्स में, कहीं भी ये कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है, ये दोनों ही ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अपनी तरफ खींच रहे हैं, ये मतलब हुआ। अगर यहां कोई एक और ऑब्जेक्ट है तो ये ऑब्जेक्ट भी दोनों अपने एक दूसरे की तरफ खींच रहे हैं,
और ये ऑब्जेक्ट इसको भी तो अपनी तरफ खींचेगा। क्यों? एवरी ऑब्जेक्ट, ध्यान कहां देना है, एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट्स एवरी ऑब्जेक्ट, हर ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचता है। तो एक और ले लेते हैं एग्जांपल, मान लेते हैं इधर एक और कोई ऑब्जेक्ट है, बहुत दूर है इनसे, तो इस ऑब्जेक्ट और इस ऑब्जेक्ट के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी या नहीं, क्योंकि ये दोनों अट्रैक्ट करेंगे, यही तो कह रहा है ये नियम, एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट्स एवरी ऑब्जेक्ट, पूरे यूनिवर्स में कहीं भी हो। सो ये इसको भी तो, इनके बीच के में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, हाँ जी होगी। ये बचे तो इनके बीच में भी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, हाँ जी होगी। यानी एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट का मतलब समझ में आ गया? करार ओके। विद सम फोर्स, इसका मतलब ये जो फोर्स है इनके बीच में, इसे हम कहते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या कहते हैं हम इसे कहते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यहां तक समझ में आ गया? अब ये लॉ कह रहा है दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स, अब ये बात कर रहा है दो ऑब्जेक्ट्स की। दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स, कोई भी अगर हम दो ऑब्जेक्ट इनमें से पकड़ लें और हम ये फाइंड आउट करना चाहें कि इनके बीच में ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कितनी, तो वो कैसे पता लगेगा? चलिए देखते हैं, उसे भी कर लेते हैं। ये कैसे पता लगेगा? इनको हटा दूं, हाँ इसको हटा दूं, चलिए इसको हटा रहा हूं। अब समझ, अब इस सेम चीज को हम लेके आ रहे हैं दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में। चलिए मान लेते हैं मेरे पास ये दो ऑब्जेक्ट हैं, एक ऑब्जेक्ट ये है, एक ऑब्जेक्ट ये है। इसका मास लेटर से m1 है, इस ऑब्जेक्ट का मास लेटर से m2 है, और इन दोनों ही ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो मान लेते हैं d है। यहां तक बात समझ में आ गई? इस मास का लेट अस कंसीडर ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी, नाम रखना है तो नाम रख लो, ए एंड बी दो ऑब्जेक्ट्स हैं। अब हम इस सारे यूनिवर्स को दो ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, इस लॉ को दो ऑब्जेक्ट्स के ऊपर काम करके देखते हैं। इन दोनों ऑब्जेक्ट्स का मास है, एक का मास m1 है, एक का मास b का मास m2 है। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो d, और मैं आपको ये बता दूं, ध्यान में रखना, डिस्टेंस मेजर कहां से होता है? सेंटर से, दोनों के सेंटर से डिस्टेंस लिया जाता है। क्लियर हो गया? ओके। अब आते हैं इस लॉ पे। नाउ दिस लॉ इज सेइंग दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स, ये रख लेते हैं जी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लेट अस से दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज f, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। अब आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब पता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस मतलब पहला मास m1, दूसरे का मास कितना है m2, दोनों को कर दिया मल्टीप्लाई। यहां से फिर समझ लो, अगर ठीक अगर ये मासेस बढ़ जाएंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगी, अगर ये मासेस कम होंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी। इतनी बात समझ में आ गई? करेक्ट ओके। इतनी बात समझ में आ गई तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं और अगले हिस्से पे चलते हैं। अगला हिस्सा इसका कह रहा है कि दिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन is inversely proportional to the square of the distance. All right, this force of attraction inversely मतलब 1 upon के बाद क्या कह रहा है? Square of the distance. Distance कितना है दोनों के बीच में? d, तो इस d का स्क्वायर कर देते हैं, तो this is inversely proportional to the square of the distance between them. इतनी बात समझ में आ गई? हाँ जी आ गई। अब इन दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखो, ये दोनों इक्वेशन एक ही फोर्स के लिए तो हैं, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उस सेम के लिए है, तो इन दोनों को मैं कंबाइन कर सकता हूं। कैसे? एक ही फॉर्मूले में लिख देता हूं, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। सो कंबाइन करके दोनों ही चीजें, यानी अगर इसको इक्वेशन में 1 दे दूं और इसको मैं इक्वेशन 2 दे दूं, तो 1 और 2 को कंबाइन करके ऐसे भी लिख सकता हूं मैं, F इज प्रोपोर्शनल टू m1 multiplied by m2 any product of two masses to the square of the distance। अब समझनी है अगली चीज, अब समझनी है एक और कॉन्सेप्ट, अब समझना है, फिर हम आगे समझेंगे। पहले उस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। कॉन्सेप्ट ये कह रहा है कि ये जो प्रोपोर्शनैलिटी है, ये जो प्रोपोर्शनैलिटी है, इसका मतलब एग्जैक्ट नहीं है कि F इज इक्वल टू दिस, F is not equal to this, F is in proportion with these। यानी अगर M1 M2 में से कोई बढ़ेगा तो F बढ़ जाएगा, कितना अमाउंट? उतना अमाउंट से। अगर D बढ़ेगा या कम होगा, अगर D बढ़ेगा तब भी F क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, उसका उल्टा हो जाएगा। लेकिन इक्वल टू नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली वो वैल्यू आएगी कितनी, वो वैल्यू कितने आएगी वो जानने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको यहां से हटाना पड़ेगा। प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को मुझे यहां से हटाना पड़ेगा। थोड़ा ऊपर कर रहा हूं तो यहां से समझते हैं।
प्रोपोर्शनलिटी साइन को मुझे हटाना पड़ेगा। अगर मैं इसका प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाऊं और इज इक्वल टू का साइन, सो मैं ऐसे लिख सकता हूं दिस इंप्लाइज फोर्स इज इक्वल टू, अब मैं क्या लगा रहा हूं, इज इक्वल टू। जब भी हम इज इक्वल टू लगाएंगे और इस साइन को अगर हम हटाएंगे तो हमें यहां कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू रखनी पड़ती है। क्या रखनी पड़ती है? कोई ना कोई कांस्टेंट वैल्यू। तो यहां आ गया कांस्टेंट वैल्यू, इधर आ गया वही m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। अब जरा ध्यान से सुनना, ये कांस्टेंट वैल्यू को हम कहते हैं प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। जरूरत क्या है इसकी? है कैसे जरूरत है कि ये जो रिलेशन है इसका कुछ मिनिमम फैक्टर तो है कि इतने के बाद ही बाकी का काम चलेगा। क्या मतलब है? एक ही एग्जांपल से समझ में आ जाएगा। जब आप पैदा हुए थे तो आपकी एक मिनिमम हाइट थी, आपकी हाइट उससे कम तो जा नहीं सकती है, बढ़ सकती है और बड़ी भी है। तो वो जो मिनिमम आपकी हाइट है, वो जो मिनिमम हाइट है उसे आप ये कांस्टेंट समझ लो। मतलब इनके बीच में रिलेशन है कि लेकिन एक मिनिमम वैल्यू है, उतनी वैल्यू तो वो है ही है, उसके अलावा यहां कुछ वेरिएशन होगी तो यहां फोर्स में उस हिसाब से वेरिएशन आ जाएगी। समझ में आया? हाँ, तो ये जो मिनिमम है यहां पे इस फोर्स, इस कांस्टेंट जो यहां पे रखना है हमें, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, उसका सिंबल है कैपिटल जी और बाकी की चीजें एज इट इज लिख दो m1, ओके, m1 इंटू, एक एक चीज बड़े आराम से समझना, भागना नहीं है। एक बार समझ में आ गया तो जिंदगी भर के लिए समझ में आ जाएगा, फिर दोबारा इसको दोबारा पढ़ना नहीं पड़ेगा। सो ये मेरे पास आया, अब आया मेरे पास इज इक्वल टू, ध्यान से देखो, अब मैं एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ फोर्स इस फॉर्मूले से निकाल सकता हूं। इससे एग्जैक्ट नहीं निकाल सकता, इससे ये निकाल सकता हूं कि कितने टाइम मास बढ़ रहा है तो कितने टाइम फोर्स बढ़ेगी, कितने टाइम डिस्टेंस बढ़ रहा है तो कितने टाइम फोर्स कम हो जाएगी, बस इतना पता चलेगा। एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता चलेगी, एग्जैक्ट वैल्यू पता चलेगी इस फॉर्मूले से। अब सवाल ये होता है सर इस फॉर्मूले से एग्जैक्ट वैल्यू पता तो चलेगी, वो तो हमें समझ में आ गया, लेकिन ये कैसे पता चलेगी? थोड़ा यहां कर देता हूं मैं इसको। ये पता चलेगी बेटा इस g, पहले हमें इस g का पता करना पड़ेगा। इस g की क्या वैल्यू है? इस g की वैल्यू आती है बेटा 6.673 इंटू 10 रेज टू द पावर -11। याद कर लो, याद कर लो। ये कैसे पता लगी इसकी वैल्यू? एक्सपेरिमेंट से। अब वो एक्सपेरिमेंट तो अभी हम नहीं इधर आपको पढ़ा रहे, लेकिन आप ये समझ लो ये एक्सपेरिमेंट से ये वैल्यू फाइंड आउट हुई। 6.673 इंटू 10 रेज टू द पावर -11। 10 रेज टू द पावर -11 का मतलब समझते हो? 10 रेज टू द पावर -11 का मतलब जरा मैं आपको समझाता हूं। 10 रेज टू पावर -11 का मतलब है 6.673 अपॉन अपॉन, ये नीचे आ जाएगा 10 रेज टू द पावर 11, यही मतलब है। हाँ जी, 10 रेज टू पावर 11 का मतलब पता है? चलो समझते हैं, देखते हैं। 10 रेज टू पावर 11 का मतलब ये है कि यहां नीचे मैं 10 जीरो लगाऊं, 1 2 3 सॉरी 11 जीरो, 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 हो गए। इस 6.673 को अगर मैं इतने बड़े नंबर से डिवाइड करूंगा, वो वैल्यू है जी की, बहुत छोटी है, मतलब बहुत छोटी वैल्यू है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की। लिखने का ढंग है ये, इतना लंबा लिखने में तो वक्त लगेगा ना, इसलिए लिखने का ढंग है ये। तो ये बात समझ में आ गई? आई एम श्योर आपको समझ में आ गई। तो इसको मैं थोड़ा हटाता हूं और बढ़ते हैं हम थोड़ा आगे। फाइन। सो ये जो वैल्यू आई, इस वैल्यू का कितना, हर चीज के कोई ना कोई यूनिट्स होते हैं, इसके भी होने चाहिए। तो इसके यूनिट्स हैं भाई न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, ये इसके एसआई यूनिट्स हैं। ये क्या हो गया? ये हो गया बेटा जी की वैल्यू का मैग्नीट्यूड, यानी अमाउंट कितना है जी, इतना है। किस यूनिट में है? इसको हम कहते हैं एसआई यूनिट्स। इसको हम क्या कहते हैं? एसआई यूनिट्स ऑफ जी। अब सवाल ये उठता है कि सर ये एसआई यूनिट्स आए कैसे? हमें कैसे पता लगेगा कि एसआई यूनिट्स जो हैं वो जी के न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर? या तो हम रट लें, नहीं रटना नहीं है, समझना है। या तो हम समझ लें, तो चलिए समझते हैं कि ये एसआई यूनिट्स ऐसे कैसे आए। और जी यही से समझते हैं। देखो हमारे पास ये एक फार्मूला है, F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर। क्या इस फार्मूले को मैं ऐसे लिख सकता हूं? इस फार्मूले को मैं ऐसे लिख सकता हूं, जी m1 इंटू m2 अपॉन डी स्क्वायर इज इक्वल टू f। लिख सकता हूं ऐसे? ये इधर कर दी मैंने, इधर कर दी, इससे क्या फर्क पड़ना? हाँ जी लिख सकते हैं। अब अगर मुझे g के एसआई यूनिट निकालने हैं तो मुझे g को एक तरफ रखना होगा, बाकी सारी चीजें ले जानी है दूसरी तरफ। लेके चलते हैं। सो g मैंने रखा इधर m1, पहले एक एक चीज लेके जाते हैं, m2 इधर,
और इधर है F। अगर मैं d स्क्वायर को इधर ले जाऊं तो क्या होगा बेटा, ये ऊपर जाएगा और F के साथ हो जाएगा मल्टीप्लाई, सही हो गया, मल्टीप्लाई बाई डी स्क्वायर। यहां तक ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? हाँ जी। मुझे तो g अकेला चाहिए तो मैंने g को रख लिया जी अकेला, मुझे g अकेला चाहिए तो मैं g रख लिया अकेला, इज इक्वल टू ये क्या आ गया, F इंटू डी स्क्वायर। ये जो चीज है ये नीचे आ जाती है, बिल्कुल पता होगा आपको, ये नीचे आ जाएगी, अपॉन में आ जाएगी, तो अपॉन m1 इंटू m2। यहां तक पहुंच गए, यहीं तक तो पहुंचना था। अब सारा चीज हो गई आसान, अब ऐसा यूनिट्स निकालना आसान हो गए। जी एक तरफ कर दिया, बाकी की सारी वैल्यूज हमने कर दी दूसरी तरफ। जी निकालना, जी के ऐसा यूनिट्स निकालना हुआ बहुत आसान। कैसे? जितने भी चीजें यहां शामिल है ना, उनके ऐसा यूनिट्स लिख दो। पहले समझ लेते हैं, फोर्स क्या थी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। डिस्टेंस क्या था, वो जो हमने टू ऑब्जेक्ट्स लिए थे, टू बॉडीज ली थी, उनके बीच का डिस्टेंस। m1 क्या था, उसमें से एक बॉडी का मास। m2 क्या था, उसमें दूसरी बॉडी का मास। यही था ना? हाँ, तो समझते हैं। सो इसको अब क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, यूनिट्स लिख रहा हूं। फोर्स की यूनिट क्या हो गया बेटा, न्यूटन। डिस्टेंस के ऐसा यूनिट क्या होते हैं पता होगा आपको, मीटर। डिस्टेंस के ऐसा यूनिट क्या होते हैं, मीटर। लेकिन डिस्टेंस के ऊपर लगा हुआ स्क्वायर, तो मैं इसको कर देता हूं मीटर स्क्वायर। यहां तक ठीक है? हाँ जी। अपॉन, आ जाओ जी, ये पहले वाला m, ये पहले वाला मास, पहली बॉडी का मास क्या होगा, इसका ऐसा यूनिट, मास का ऐसा यूनिट क्या होता है, किलोग्राम। सो लिख लो, ये पहली वाली बॉडी का किलोग्राम लिखा हमने, उसका ऐसा यूनिट। और अब बची ये दूसरी बॉडी, इंटू लगाया बीच में, ऐसे इंटू लगा दी, जैसे जैसे जो चीज लिखी है वैसे वैसे उसके ऐसा यूनिट डालते जाओ। m2 यानी मास ऑफ द सेकंड बॉडी, इसके भी तो ऐसा यूनिट्स लिखने पड़ेंगे ना भाई, तो लिख देते हैं। इसके भी ऐसा यूनिट्स क्या है, मास के तो सही वही ऐसा यूनिट होते हैं, दैट इज किलोग्राम। ये आ गया मेरे पास। क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन ये किलोग्राम इंटू किलोग्राम, क्या हो गया, ये तो आता ही है आपको, किलोग्राम स्क्वायर। ये बन गया जी ऐसा यूनिट्स। ठीक है, क्लियर? अच्छा, इसको लिखने का ढंग ये भी हो सकता है। देखो, ये हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम का पावर -2, लिख सकता हूं? हाँ, लिख सकता हूं। नीचे से जब हम ऊपर पावर लेके जाते हैं तो उसके साइन चेंज होते हैं। इधर नीचे किलोग्राम का पावर 2 का पावर है प्लस, ऊपर ले गया मैं माइनस, तो ये आ गया एक लाइन में। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। ये हो गए जी के एसआई यूनिट, वही तो यहां लिखे थे मैंने, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। वैल्यू कितनी है, 6.673 इंटू 10⁻⁻11। और राइट, इस जी को हम कहते हैं यूनिवर्सल, क्या कहते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या कहते हैं इसको, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब सवाल एक और आ गया भाई, इसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ही क्यों कहते हैं? उससे पहले ये समझ लो कि हम जो लॉ पढ़ रहे हैं ना, हम जो लॉ पढ़ रहे हैं उसका नाम क्या था, जरा देखो। उसका नाम था यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्यों है इसका नाम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ही क्यों है? ग्रेविटेशन मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, लॉ का मतलब नियम, यूनिवर्सल का मतलब एक ऐसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो पूरे यूनिवर्स में काम करती है, पूरे यूनिवर्स में जो काम करती है, इसलिए यूनिवर्सल। अब हम आगे यहां पे हमने इसके बीच जो कांस्टेंट लगाया उसको हमने बोल दिया इट इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यानी एक ऐसा कांस्टेंट, एक ऐसी वैल्यू जो पूरे यूनिवर्स में सेम है, पूरे यूनिवर्स में एप्लीकेबल होगी। क्यों है ये पूरे यूनिवर्स में सेम, आइए समझते हैं। Why G is called the universal gravitational constant? G को universal gravitational constant इसलिए कहते हैं बेटा कि G की वैल्यू इंडिपेंडेंट है, ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट, अपने आप में मस्त। जैसे एज द वैल्यू ऑफ जी डज नॉट डिपेंड अपॉन द मासेस। ये जो हमने दो बॉडीज ली थी, एक का मास हमने रखा था m1, दूसरे का मास हमने रखा था m2, इसके बीच में डिस्टेंस हमने रखा था d। भाई जी को कोई फर्क नहीं पड़ता तुम्हारा मास कितना है, ना m1 से ना m2 से, इसकी जितनी वैल्यू है। तुम्हारा मास है या नहीं है, कितना है, इससे कोई फर्क नहीं है। इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉडीज। ये बीच का जो डिस्टेंस है d, ये इसके ऊपर भी डिपेंड नहीं करता। हु केयर्स, इट डजंट केयर, इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द मीडियम। इसे समझ लो, नेचर ऑफ द मीडियम का मतलब है जहां ये टू बॉडीज हैं इनके बीच में क्या है, इनके बीच में क्या हवा है, तो हवा में हम कहेंगे हवा जो है इनके बीच में एक मीडियम है। क्या इनके बीच में वाटर है, अगर पानी में दो बॉडीज हैं उनके बीच में, इन दोनों के बीच में पानी है, तो हम कहेंगे वाटर इज द मीडियम। क्या ये इनके बीच में कुछ भी नहीं है, एम्प्टी है, इनके बीच में है कुछ नहीं, जैसे स्पेस में जाओ तो स्पेस इज एम्प्टी, हाँ, एटमॉस्फेयर नहीं है, कुछ भी नहीं है। सो
ये जो मीडियम है, चाहे वो एयर हो, चाहे वाटर हो, चाहे वो खाली जगह हो, ये नेचर ऑफ द मीडियम के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ये ये भाई ना ही तो ये शेप के ऊपर, ना ही किसी साइज के ऊपर डिपेंड करता है, ये किसी चीज पर डिपेंड नहीं करता, मतलब ये इंडिपेंडेंट है और सारे यूनिवर्स में इसकी वैल्यू सेम है, इसलिए हम इसे कह देते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्लियर हुआ? क्लियर है? ऑलराइट, आई एम श्योर क्लियर तो आपको हो गया होगा, लेकिन फिर भी अगर आपको लगे कि कोई चीज इसमें रह गई या क्लियर नहीं हुआ है तो आप नीचे कमेंट में कर दीजिएगा, फिर मैं आपको कोशिश करूंगा उसे समझाने की, उसका वीडियो बनाकर आप तक लेके आऊंगा। अब बात करते हैं द इंपॉर्टेंस ऑफ द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। भाई इंपॉर्टेंस इसकी क्या हो सकती है? इसकी इंपॉर्टेंस बहुत है। क्या इंपॉर्टेंस है? जब हम सैटेलाइट छोड़ते हैं अर्थ के चारों तरफ तो हम ये पता करते हैं कि इसको कितने डिस्टेंस पे कैसे छोड़ें तो ये कितने रेडियस में घूमेगी, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको हम इस लॉ के बेस के ऊपर एक्सप्लेन कर सकते हैं। चलो एक एक करके समझते हैं, फिर मजा आएगा। ओके, ये रहे हमारी पहली, Sun and the Earth. The gravitational force of attraction between the Sun and Earth keeps the Earth in uniform circular motion. ये रहा हमारा सन, ये रही अर्थ, इनके दोनों के बीच में क्या है? एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सन अर्थ को खींच रहा है अपनी तरफ, अर्थ सन को अपनी तरफ खींच रही है, और उसी खींचम तान में अर्थ सन के चारों तरफ घूम जाती है। ये कभी भी सन को छोड़ के नहीं जाती। अगर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन खत्म हो जाए तो अर्थ कहीं भी चली जाए, जहां इसको जाना हो जहां चली जाए, ये घूमे फिरे मौज करे, लेकिन नहीं, सन इसको बांध के रख सही, दोनों की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसको सन के साथ बांधे हुए है, इसलिए सारी जिंदगी सदियों से पता नहीं कब से सन के चारों तरफ घूम रही है। सेम बात क्या इसके लिए ट्रू नहीं है? अर्थ एंड मून के लिए हमें मालूम है मून अर्थ के चारों तरफ घूमता है। ये रही अर्थ और ये रहा आपका मून, इन दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट इज अगेन ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो हमने पढ़ी। ये अर्थ जो है मून को अपनी तरफ खींच रही है, मून अर्थ को अपनी तरफ खींच रहा है, लेकिन ये मून को छोड़ने वाली नहीं। इस चक्कर में मून सारी जिंदगी सदियों से और शायद सारी जिंदगी अर्थ के चारों तरफ घूमता रहेगा। फाइन, ये फिनोमेना यानी ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या बताता है हमें? रिस्पॉन्सिबल फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द सोलर सिस्टम। भाई सोलर सिस्टम भी चारों तरफ जो प्लैनेट्स घूम रहे हैं सन के, वो क्यों घूम रहे हैं? यही फोर्स लॉ, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इस चीज को एक्सप्लेन करता है कि हर प्लैनेट के बीच में और सन के बीच में देयर इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से सन और प्लैनेट आपस में बंधे हुए हैं और इस वजह से प्लैनेट सन के चारों तरफ सारे के सारे चक्कर काटते रहते हैं। फाइन, आगे बढ़ते हैं। टाइड्स, समंदर में जो टाइड्स आते हैं वो तो आपको मालूम ही है। सन, मून एंड अर्थ, तीन चीजें। अर्थ के और मून के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमारे अर्थ के ऊपर जो 74% पानी है उसे ऊपर की तरफ खींच लेती है जब वो बढ़ जाती है। जब एक टाइम ऐसे आता है अर्थ के और मून के बीच में कि डिस्टेंस कम हो जाता है, डिस्टेंस कम होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ जाएगी और वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उस पानी को ऊपर तरफ खींच लेती है। मून तक तो पानी नहीं पहुंचा पाता है, लेकिन कुछ फीट वो पानी ऊपर आ जाता है। नॉट ओनली मून, सन और मून की कंबाइंड फोर्स, फिर से सन और मून की कंबाइंड फोर्स जो अर्थ को अपनी तरफ खींच रही है, सन भी खींच रहा है, मून भी अर्थ को अपनी तरफ खींच रहा है, तो पानी का जो अमाउंट है वो उछल जाता है ऊपर की तरफ। उस उछलने को हम कहते हैं टाइड्स। सो टाइड्स के आने का कारण क्या है? दिस लॉ, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यानी एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट। फाइन, ओके। The gravitational force of Earth is responsible for holding the atmosphere। बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी आपने सोचा नहीं होगा कि अर्थ के ऊपर हवा, बादल कैसे रह रहे हैं, क्यों रह रहे हैं? क्योंकि ये है अर्थ और ये हमारा एटमॉस्फेयर, इनके बीच में क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से इस पूरे एटमॉस्फेयर को बहुत स्ट्रांगली अपनी तरफ खींच रही है, इसे बाहर नहीं जाने देती। इसलिए अर्थ से एटमॉस्फेयर कभी भी बाहर नहीं जाता क्योंकि देयर इज ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और थैंक गॉड ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिसकी वजह से एटमॉस्फेयर इधर बना हुआ, नहीं तो इधर रहते कैसे, सांस कैसे लेते, जिंदा कैसे होते, ये पढ़ाई कैसे करते भाई? सो दैट इज द रीजन अगेन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एक्सप्लेन्स। रेन फॉलिंग, ये जो बारिश की बूंदें गिर रही हैं, ये गिर रही हैं, ये अर्थ के ऊपर पहुंच रही हैं, अगेन
अर्थ इन बारिश की बूंदों को फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन दोनों के बीच में है, उस फोर्स से इसको अपनी तरफ खींच ली है, इसलिए अर्थ पे गिर रही है। कहीं और ही चली जाती, पहले तो ऊपर ही थी, 2-3 किलोमीटर ऊपर वो बादल घूम रहे थे, वहीं से कहीं और चले जाते, नहीं जाते। क्यों? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इधर को है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस तरफ को है, तो यहीं आएंगे। स्नोफॉल भी ऐसे होता है, स्नोफॉल भी ऐसे ही होता है। स्नोफॉल कहीं और क्यों नहीं चला जाता, अर्थ के ऊपर ही क्यों गिरता है? क्योंकि अर्थ उसको खींच लेती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ऑलराइट, It is also gravitational force of the earth which keeps us firmly on the ground। भाई हम जो ग्राउंड के ऊपर चल रहे हैं, जिंदा रह रहे हैं, घूम फिर रहे हैं, क्यों? क्योंकि जो अर्थ है ना, वो हमारे और अर्थ के बीच में भी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। हम भी तो यूनिवर्सल के लिए एक ऑब्जेक्ट ही हैं, और यूनिवर्सल लॉ क्या कहता है? एवरी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट्स एवरी अदर ऑब्जेक्ट। हम अर्थ को अपनी तरफ खींच रहे हैं, अर्थ हमें अपनी तरफ खींच रही है, अर्थ का मास ज्यादा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अर्थ की तरफ चली जाती है। एज ए रिजल्ट हम अर्थ से जंप मार के मून पर नहीं पहुंच सकते। आप कहीं से भी छलांग लगाएं, गिरेंगे ऊपर अर्थ के वापस। क्यों? क्योंकि अर्थ आपको अपनी तरफ खींचती है। सो इसी वजह से हम यहां पे रह भी पाते हैं। सो ये भी बहुत थैंकफुल गिविंग फोर्स है। अब आप कहते हैं सर इतना कुछ एक्सप्लेन कर दिया, कोई छोटा सा स्क्रीनशॉट सा, कुछ हल्का सा, कुछ ऐसा जो हम एग्जाम में लिख सकें, तो समझते हैं ये क्वेश्चन आएगा कैसे। ये क्वेश्चन आएगा, डिफाइन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, find an expression for it and give the importance of the universal law of gravitation। क्लियर हो गया? अलग अलग भी आ सकता है। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, 1 नंबर में आ गया या 2 मार्क्स में आ गया, आ सकता है। तो आप शॉर्ट में ऐसे लिखना, इतने लंबे में मत जाना, क्योंकि वो मैंने आपको देना था कंसेप्ट, इसलिए मैंने उस ढंग से आपको समझाया। लिखने का ढंग ये पकड़ लीजिए। दिस लॉ इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट हैज एक्सप्लेन्ड सेवरल फिनोमेना सक्सेसफुली। बहुत सारे फिनोमेना सक्सेसफुली किए हैं, लेकिन सम ऑफ देम आर हियर। फॉर एग्जांपल, रेवोल्यूशन ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन हम कर चुके हैं, अब आपको मालूम है। रेवोल्यूशन ऑफ द मून एंड द आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स अराउंड द अर्थ, फिर वही बात हम इसको कर चुके हैं। रेनफॉल एंड स्नोफॉल ये भी हम कर चुके हैं। फ्लो ऑफ वाटर इन रिवर्स, बेटा सेम ही है। वाटर फ्लो क्यों करता है? क्योंकि वाटर हाई एल्टीट्यूड पे जो भी पानी होगा, अर्थ उसको अपनी तरफ खींचेगी, सेंटर की तरफ, इसलिए वो भागा चला जाता है सेंटर की तरफ, वहां रुक नहीं पाता। जैसे उसको रास्ता मिलेगा भागने का, वो सेंटर की तरफ को भागेगा। भागते भागते वही पानी बहुत बड़ी नदी में बन जाता है, और नदियां कंटिन्यूसली भागते भागते समंदर में गिरनी है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। राइज ऑफ टाइड्स इन ओशन हम कर चुके, द प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेयर ऑन द अर्थ हम कर चुके। सो ये रहा आपका कॉन्सेप्ट। कंसेप्ट को अच्छे से करना, कंसेप्ट आ गया तो फिर सारी चीजें ही आ गई। ओके, अगली क्लास में हम इसी कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चंस करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे, और ऐसे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स और क्वेश्चंस करेंगे कि जो एग्जाम में आने की संभावना होती है। और अगर आपने वो समझ लिया ना, तो फिर मैं आपको चैलेंज देके कह रहा हूं, उसके बाद आप इस कंसेप्ट के ऊपर कोई भी न्यूमेरिकल हो जाए, ऐसा ना हो, ऐसा नहीं होगा कि आपको नहीं आता होगा। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में न्यूमेरिकल्स के साथ। जय हिंद।